बोर्ड के अंदर क्वेश्चन अलग अलग स्टाइल के पूछे जा रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं। एनसीईआरटी में है ही नहीं उस लेवल के क्वेश्चन। एनसीईआरटी के अंदर वो केस बेस्ड इतने सारे क्वेश्चन नहीं है जितने करने की तुम्हें जरूरत पड़ती है। आपके दिल के अंदर ये क्वेश्चन होगा, सर बेस्ट बुक्स कौन सी है बिजनेस स्टडीज के लिए, ये बताओ। मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई साहब, जिस टीचर को तुम पैसे देके पढ़ रहे हो तो उस टीचर का धर्म है ना कि आपके सामने वो कंटेंट लेकर आए कि आपको किसी बुक को रेफर करना ना पड़े। तो हम ये ख्याल रखते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स तो इन सब चीजों का ख्याल रखूंगा। आपको कोई किताब खोल के देखने की जरूरत नहीं होती जब मैं पढ़ाता हूं। मेरे को पता है आपकी डिमांड है तो हम सप्लाई कर ही रहे हैं। दोस्त मेरे, बिजनेस स्टडीज के अंदर आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं कुल मिला के। और बिजनेस स्टडीज की होती है आपके पास 2 बुक्स। दोनों बुक्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त, ये दोनों की दोनों बुक आपके पास एनसीईआरटी की होनी चाहिए। अब जरा बात कर लेते हैं। ये 8 चैप्टर है आपके पास बुक 1 के। ये 8 के 8 चैप्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यानी यहां पर ये नहीं बताएंगे बिजनेस खोलना कैसे है, यहां पर बिजनेस को मैनेज कैसे करना है। 8 के 8 चैप्टर उससे रिलेटेड है। जैसे कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसे प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफ को हायर कैसे करते हैं, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, डायरेक्शन कैसे होता है, ऑर्डर कैसे देते हैं, किससे कैसे रिलेशन बनाना है, और गलतियां हो गई तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। ये जो आपकी पहली बुक है मेरे दोस्त, ये 50 नंबर की है। कुल मिलाकर आपका हर एक पेपर 80 नंबर का होने वाला है, राइट। हाँ, 20 नंबर का तो फिर प्रोजेक्ट वर्क होता है ना, राइट। तो 50 नंबर की पहली बुक है। चैप्टर वाइज वेटेज यहां पर लिखी हुई है। एक्चुअली सीबीएसई ने यहां पर 3 चैप्टर मिला के 16 नंबर के बना रखे हैं। ये नहीं पता पहला चैप्टर कितने नंबर का आएगा, दूसरा कितने का आएगा, तीसरा कितने का आएगा, कोई भी कितने का भी आ सकता है, तीनों मिलकर 16 के आएंगे। चैप्टर 4 और 5 आपके 14 मार्क्स के हैं और बाकी बचे हुए 3 चैप्टर मेरे दोस्त ये 20 मार्क्स के हैं। ये तो हो गई बुक 1। अब अगली किताब बुक 2 कहलाएगी। ये फाइनेंस के बारे में है, पैसों के बारे में है। यहां पर आप 4 चैप्टर पढ़ते हो। एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों को मैनेज कैसे करें। फाइनेंशियल मार्केट, शेयर डिबेंचर, कहां से पैसा लाएं, शेयर मार्केट से पैसा कैसे लाएं। मार्केटिंग मैनेजमेंट, अपना सामान जो तुमने बनाया है उसका नाम क्या रखें, लेबल क्या करें, उसकी ब्रांडिंग कैसे करें, उसको बेचे कैसे। और कंज्यूमर के हित में कंज्यूमर प्रोडक्शन का चैप्टर बना रखा है। इसकी वेटेज देखते हैं मेरे दोस्त। स्टार्टिंग के ये दोनों चैप्टर आपके 15 नंबर के, बाद वाले दोनों चैप्टर आपके 15 नंबर के। कुल मिला के ये वाली किताब 30 मार्क्स की हो गई। तो मैं बिजनेस स्टडीज की अगर आपसे बात करूं तो आपके पास 2 बुक्स है। मैं बोलता हूं कि बुक 1 आपकी 50 नंबर की है, बुक ए, और बुक बी है वो 30 मार्क्स की, आपके 80 मार्क्स हो गए। अब जरा ध्यान से सुनना, आपके दिल के अंदर ये क्वेश्चन होगा, सर बेस्ट बुक्स कौन सी है बिजनेस स्टडीज के लिए, ये बताओ। मैं आपको समझाता हूं। देखो, इस पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो स्कूल भी हैं, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो वो स्कूल के टीचर भी आपको बताएंगे भाई ये वाली किताब ले ले। बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन एक राइट गाइडलाइंस आपको देना चाहूंगा दोस्त। देखो, एक किताब है जिसका नाम है सुभाष डे, ये बहुत चलती है। एक किताब है पूनम गांधी, ये भी बहुत चलती है। अब मैं देख रहा हूं पीछे बीते हुए 2-3 सालों से बिजनेस स्टडीज के लिए संदीप गर्ग नाम की किताब भी बहुत चलती है। मेरे दोस्त, ये सारी रेफरेंस बुक्स हैं जो अलग अलग स्कूल के अंदर रेफर कराई जाती हैं। अब तुम्हें ये सारी किताब लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ वो किताब लेनी है जो तुम्हारे स्कूल में बताई गई है। अच्छा, लेकिन बिजनेस स्टडीज में तो बोलते हैं एनसीईआरटी भगवान है। हाँ, एनसीईआरटी खुदा है, मसीहा है। यहां पर आपको सबसे पहले एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी, ये क्रैक करनी पड़ेगी, उसके बाद ये रेफरेंस बुक्स तुम्हारे काम आएंगी। ऐसा भी क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी उस हिसाब से डेवलप ही नहीं हुई है, उस हिसाब से एनसीईआरटी अपडेट ही नहीं हुई है जिस हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन पूछने का तरीका अपडेट होता है। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन अलग अलग स्टाइल के पूछे जा रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं। एनसीईआरटी में है ही नहीं उस लेवल के क्वेश्चन। एनसीईआरटी के अंदर वो केस बेस्ड इतने सारे क्वेश्चन नहीं है जितने करने की तुम्हें जरूरत पड़ती है। तो इसलिए रेफरेंस बुक का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। आप कोई भी ले लो बुक। यहां पर आखिरी में जब वीडियो खत्म होगी तो एक फाइनल कंक्लूजन दूंगा आपको, बस उस पर फोकस करना, राइट। तो बेस्ट बुक्स और बिजनेस स्टडीज का सिलेबस हो गया। आप कहीं से भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, बुक 1 से स्टार्ट करो या बुक 2 से स्टार्ट करो, कैसे भी स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं मेरे दोस्त इकोनॉमिक्स पे। इको की बात करता हूं पहले। यहां पर मैं बताने वाला हूं दोस्त, सीबीएसई बोर्ड के अंदर इकोनॉमिक्स में हम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ते हैं क्लास 12th में, और एक पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये दोनों बुक्स आपकी 40-40 नंबर की है, और यहां पर चैप्टर वाइज यानी यूनिट वाइज भी वेटेज अलग है, मैं आपको समझाऊंगा। अब भारत के अंदर बहुत ज्यादा फॉलो की जाने वाली किताब है संदीप गर्ग, टीआर जैन, वीके ओहरी, राधा बहुगुणा, आईसी ढींगरा, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, सीबी सचदेवा। हाँ भाई हाँ, ये बहुत सारी बुक्स हैं, तुम्हारे स्कूल के अंदर जो बोले
वो ले लेना। एनसीईआरटी से जनरली इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी को ना के बराबर पढ़ाया जाता है। बहुत ही कम स्कूल्स हैं या बहुत ही कम एजुकेटर्स हैं जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का वो कंटेंट नहीं है जिस तरीके का एग्जाम में पूछा जा रहा है। एग्जाम रेडी बुक्स नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसलिए यहां पर लोग रेफरेंस बुक का सहारा लेते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स, तो इन सब चीजों का ख्याल रखूंगा। आपको कोई किताब खोल के देखने की जरूरत नहीं होती जब मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि जो मैं कंटेंट आपके पास पेश करता हूं हर एक चीज का ख्याल रखा गया है। राइट, ये अपनी थोड़ी पर्सनलाइज स्किल है और बाकी सभी टीचर्स भी आपको इसी तरीके से ख्याल रखवाएंगे बुक वाइज, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, देख लेते हैं भैया एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनके अंदर है क्या। दोस्त, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़नी है 5 यूनिट्स। राइट, ये 5 यूनिट पढ़नी है। यूनिट नंबर 1 का नाम है नेशनल इनकम, यूनिट नंबर 2 का नाम है मनी एंड बैंकिंग, यूनिट नंबर 3 का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट सुन के थ्योरी मत सोचना, डायग्राम भी है, न्यूमेरिकल भी है यहां पर, गवर्नमेंट बजट भी है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज भी यहां पर नाम लिखा होता है, बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज इसको बोलते हैं। एनसीईआरटी के अंदर ये 6 यूनिट्स बनाई गई हैं। एक यूनिट 1 है जिसका नाम इंट्रोडक्शन होता है। राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है और ये नेशनल इनकम है, ये सब मिला के आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है। मनी बैंकिंग आपके पास 6 नंबर का आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा चैप्टर 12 नंबर का। गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का, 6 नंबर का बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। कुल मिला के बुक आपकी 40 नंबर की हो गई। यहां पर सरकारी बजट में भी न्यूमेरिकल है, तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और डायग्राम तीनों का मिक्सचर है। यहां पर बहुत मजा आने वाला है, बहुत रियलिस्टिक तरीके से आप इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो। बैंकिंग सिस्टम के बारे में जान के आपको बहुत खुशी होगी। बैंक में जाते हैं, पैसा जमा कराते हैं, कौन कौन से अकाउंट खुलते हैं, इंटरेस्ट किस पे ज्यादा मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप यहां पर समझने वाले हो भाई। बहुत मजेदार होने वाली है ये बुक्स। लेकिन अगर तुमने कोई रेफरेंस बुक खरीद ली ना, इनमें से कोई भी, तो इनमें चैप्टर्स के नाम आपको अलग अलग मिलेंगे। हाँ, अरे इन बुक्स के अंदर एक अकेला नेशनल इनकम है, इसके ही 3-3, 4-4 चैप्टर बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल संदीप गर्ग ने नेशनल इनकम वाली यूनिट के 3 चैप्टर बना दिए, तो टीआर जैन ने इस किताब के मतलब नेशनल इनकम वाले चैप्टर के 4 चैप्टर बना दिए। मतलब एक ही चैप्टर के तुम 4-4 टुकड़े करके अलग अलग नाम दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दोस्तों ब्रॉडली पता होना चाहिए कि यहां पर 5 यूनिट है, ये 5 चैप्टर मान लो या तो इसको यही पढ़ने हैं। आप किसी किताब में इसके 10 चैप्टर बना रखे हो, 8 चैप्टर बना रखे हो, 12 चैप्टर बना रखे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली हकीकत यही है, इसी के हिसाब से बोर्ड की वेटेज यहां पर दी हुई है। राइट, अब दूसरी किताब के पास चलते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस किताब को एनसीईआरटी ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो यह किताब बोलती है कि हमारे पास 3 यूनिट्स हैं जो आपको स्टडी करनी है, और यूनिट वाइज मार्किंग भी बताऊंगा। उसके बाद एक असली हकीकत बताऊंगा आपको, ध्यान रखना। लो जी, ये 3 यूनिट है भाई, ये किताब पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है। ये यूनिट 1, ये यूनिट 2, ये यूनिट 3। राइट, यूनिट 1 में पूरी थ्योरी पढ़नी है भाई साहब। आपको यह पढ़ना है कि इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा जब अंग्रेजों के जमाने के अंदर इंडिया कैद में था। तो इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से बर्बाद हुई और धीरे धीरे इंडिया ने कैसे अपने आप को रिकवर किया, वो सारे रिफॉर्म्स एंड ऑल आप पढ़ोगे यहां पर। दूसरे चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे इंडिया के सामने आज कौन कौन से चैलेंज हैं, और तीसरी यूनिट के अंदर आप पढ़ रहे हो इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन कंपैरिजन विद चाइना एंड पाकिस्तान। यहां पर आप कंपेयर करने वाले हो। ये 3 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 12 नंबर की है, यूनिट 2 20 नंबर की, यूनिट 3 8 नंबर की, टोटल मिला के 40 नंबर हो गए। लेकिन दोस्त, इस पूरी किताब में आपको यूनिट वाइज नहीं पढ़ना, चैप्टर वाइज पढ़ना है इसको। इस पूरी किताब में 8 चैप्टर है। यूनिट 1 में 3 चैप्टर है, यूनिट 2 में 4 चैप्टर है, और ये एक यूनिट ही एक चैप्टर है। तो 8 हो गए हैं। मैं आपको नाम भी बता देता हूं दोस्त। ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर यूनिट 1 है, बाद के ये 4 चैप्टर यूनिट 2 है, और ये वाला चैप्टर यूनिट 3 है। 12 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर। राइट, फिर जब पढ़ेंगे तब अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि क्या क्या पढ़ रहे हैं यहां पर बेसिकली। राइट, ये इकोनॉमिक्स थी आपकी। अब आ जाते हैं जी अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है, आओ जी आओ। देखो, अकाउंटेंसी की आपके पास यहां पर मोटे मोटे तौर पर 2 नहीं 3 बुक्स होने वाली है। 3 बुक्स, जी हां। अब अकाउंटेंसी के लिए 3 बुक होगी, यानी एक अकेले सब्जेक्ट के यहां पर 3 पार्ट होने वाले हैं। कोई कोई ऑथर्स है जो इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर देता है, लेकिन नॉर्मली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले अकाउंट्स का सिलेबस और स्ट्रक्चर समझते हैं यहां पर। मेरे दोस्त, आपके अकाउंटेंसी के अंदर यहां पर कुल मिला के 4 यूनिट बनाई गई हैं। ठीक है, 2 पोर्शन करके, पोर्शन नंबर 1, पोर्शन नंबर 2, अकाउंट्स को 2 पोर्शन में डिवाइड किया, 4 यूनिट बनाई। पोर्शन नंबर 1 के अंदर पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स पढ़ने हैं आपको। कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनर्स होते हैं, एक फर्म बनाते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उनका प्रॉफिट कैसे शेयर होता है, उसके अंदर कोई नया पार्टनर आता है तो क्या होता है, कोई पार्टनर मर जाता है तो क्या होता है। राइट, तो
ये सारा सिस्टम पढ़ना है, पैसों का आना जाना सब कुछ इसके अंदर पढ़ना है। यानी एडमिशन किसी पार्टनर का होगा तो क्या होगा, कोई पार्टनर रिटायर होगा तो क्या होगा, पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, फर्म कोई बंद करना है तो क्या होगा, कैसे प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं, इसके अंदर प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ पढ़ोगे। यूनिट नंबर 2 में आप पढ़ोगे कंपनी के अकाउंट्स। कंपनी के अकाउंट्स में आप पढ़ते हो कंपनी शेयर इश्यू जब करती है, शेयर बेचकर जब कंपनी पैसा इकट्ठा करती है तो लोगों से पैसे कितनी इंस्टॉलमेंट में लेती है, क्या उसकी जर्नल एंट्री पास होती है, अगर कोई बंदा कंपनी के शेयर के पूरे पैसा नहीं दे पाया तो कंपनी उसके शेयर कैसे जब्त कर लेती है, जब्त करने को बोलते हैं फॉरफीट करना। शेयर और डिबेंचर्स की यहां पर आप अकाउंटिंग पढ़ने वाले हो, बेसिकली आपको मजा आएगा। हाँ, अब जो पार्ट बी है इसमें आप पढ़ते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी जो पैसों का एनालिसिस है, जो बैलेंस शीट है उसको प्रॉपरली देखकर क्या पता चलता है, क्या एनालिसिस होते हैं, कंपनी का जो कैश है वो आ रहा है जा रहा है, उसका फ्लो डिसाइड करना है, उसके फ्लो में कैलकुलेशन करनी है, एनालिसिस निकालना है। तो यहां पर आप पढ़ोगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। मार्किंग देखते हैं मेरे दोस्त, जो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग है वो 36 मार्क्स की है, अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, और अकाउंटिंग कंपनी की 24 मार्क्स की, तो पोर्शन ए 60 नंबर का बन जाता है। फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का 8 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है जनरली, तो 20 नंबर की ये है, तो 60 + 20 80 मार्क्स हो गए। लेकिन आप यहां पर ना एक बात ढंग से समझ लेना, ये तो सिर्फ मैंने यूनिट के नाम लिखे हैं। अब जो मार्केट के अंदर बुक्स आती है अकाउंट्स की, 3 बुक आती है, ठीक है। पहली बुक बुक 1 बोलते हैं, सिर्फ इस यूनिट की बुक आती है पार्टनरशिप की, ओके। बुक 2 आती है सिर्फ कंपनी अकाउंट्स की, और इन दोनों की मिलाकर यहां पर बुक 3 आती है, तो 3 किताबें हो गई है। अब भाई ये चैप्टर के नाम नहीं है, अलग अलग किताबों ने अलग अलग नाम रखे हुए हैं चैप्टर्स के, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी किताबों के अंदर सही तरीके से पढ़ाया गया है। और एनसीईआरटी यहां भी फॉलो नहीं करते हैं जनरली, क्यों नहीं फॉलो करते, क्योंकि एनसीईआरटी में उतनी कैलकुलेशन, उतने अकाउंट्स, उतनी एडजस्टमेंट, उतनी एंट्रीज है ही नहीं जितनी सीखकर बच्चा पेपर में पूरे नंबर ला पाए, राइट। ये कमी है एनसीईआरटी की, उसको भी अपडेट होना पड़ेगा। लेकिन आप जानना चाहोगे कि अकाउंटेंसी की बेस्ट बुक्स कौन कौन सी है, जो 11th क्लास में होती थी ना वही 12th क्लास के अंदर रिपीट हो रही है, बेसिकली पूरा इंडिया जानता है। टीएस ग्रेवाल की किताब से पढ़ के भी बच्चा 100 में से 100 नंबर ला सकता है, और डीके गोयल की किताब को भी पढ़ के बच्चा 100 में से 100 नंबर ला सकता है, बस पढ़ाने वाला लेवल का बंदा होना चाहिए। तो यहां चार्टेड अकाउंटेंट आपको अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, सीए मनीष महाजन सर, आपको पता ही है। तो मेरे दोस्त कमाल की किताबें हैं दोनों, लेकिन आपका टीचर ऐसा होना चाहिए जिसने दोनों किताबों का ख्याल रखा हो। तो जनरली यार टीचर का अपना पर्सनलाइज्ड कंटेंट होता है, सभी बुक्स को एनालिसिस करके कुछ अपने इनपुट्स होते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ उसकी अपनी पर्सनल इंस्टिंक्ट होती है, तो उसका ख्याल करके भाई बहुत जबरदस्त कंटेंट आपका अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, मैथ्स का हमने प्रिपेयर कर रखा है। और आगे आगे चलो बात करते हैं। वैसे बता देता हूं कि हम प्रवेश बैच में आपको 12th क्लास के बाद पढ़ाते हैं, जब आप सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करोगे। लेकिन परिश्रम बैच में हम 12th क्लास की पढ़ाई करवाते हैं, तो दोनों बैच अलग है। परिश्रम बैच के अंदर हम ये सब पढ़ाएंगे, और उसके बाद अगर आपको कॉलेज और अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेना हो तो प्रवेश बैच बाद में प्रिपरेशन कराते हैं, राइट। ओके रिपोर्टर, कोई बात नहीं, अकाउंट्स आ गया, हाँ जी, बताना जरूरी था। अब मैथ्स की बात करते हैं दोस्तों। मैथ्स, कोर मैथ का बेसिकली मैं आपको यहां पर सिलेबस बता रहा हूं। तो मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों 6 यूनिट बनाई गई हैं। अब 11th क्लास से कुछ कुछ चीजें मैच भी करती हैं, रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, अलग अलग नए नए चैप्टर्स भी आए हैं, इनकी वेटेज लिखी हुई है ये रही सामने। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इस वेटेज से काम नहीं चलेगा, इनके चैप्टर्स बना रखे हैं, राइट। तो चैप्टर वाइज आपको इसको स्टडी करना है, जो कि चैप्टर के नाम ये लिखे हैं। रिलेशन फंक्शन क्लास 11 से थोड़ा सा रिलेटेड है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके तब मजबूत होंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी पहले भी आती होगी। मैट्रिसेस बिल्कुल ही नया है, मजेदार है। डिटर्मिनेंट बिल्कुल ही नया है, मजेदार है। जब आपका मैट्रिक्स अच्छा होगा तो डिटर्मिनेंट अच्छा हो पाएगा। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तुमने करी होगी क्लास 11th के अंदर, थोड़ी सी लिमिट्स वगैरह, तो वहां ये लिमिट्स के जो क्वेश्चन है, डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन है वो यहां पर काम आने वाले हैं। अगर आपको नहीं आते तो भी कोई चिंता नहीं, फ्रेश तरीके से यहां पर सीख जाते हैं बच्चे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इसी चैप्टर को अप्लाई करके आगे बताया गया है। इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन इस चैप्टर को बोलते हैं, और इसको ही अप्लाई करके बताया गया। सबसे घातक चैप्टर मैथ्स का ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल 3D ज्योमेट्री भी आती है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफ वगैरह भी आते हैं। प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है, 9वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो, उसका थोड़ा हायर वर्जन यहां पर हो जाता है। ये चैप्टर्स हैं दोस्तों, लेकिन मार्किंग यहां पर फिर भी यूनिट वाइज ही है, ध्यान रखना। हाँ जी हाँ, अब तुम पूछोगे इंग्लिश के बारे में। अच्छा, बेस्ट बुक्स कौन सी है मैथ्स की?
भाई साहब मैथ्स की जो बेस्ट बुक्स है, नंबर 1 पे तो एनसीईआरटी, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी तुम स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर आपको डिसाइड करना है जिंदगी में आपने करना क्या है। अगर आप लाइफ के अंदर एक्चुअल साइंस करना चाहते हो या आप मैथ्स ऑनर्स करना चाहते हो तो आई सजेस्ट कि आप आर डी शर्मा भी रेफर कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपका पर्पस दूसरा है, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के अलावा आर एस अग्रवाल कर सकते हो। ये मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको पर्सनली, वरना बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, आपके पर्सनलाइज्ड टीचर्स हैं जो सभी बुक्स का ख्याल रखते हैं। भाई साहब जिस टीचर को तुम पैसे देके पढ़ रहे हो तो उस टीचर का धर्म है ना कि आपके सामने वो कंटेंट लेकर आए कि आपको किसी बुक को रेफर करना ना पड़े, तो हम ये ख्याल रखते हैं यहाँ पर, सही है। आगे आते हैं भाई इंग्लिश के सब्जेक्ट में। तो इंग्लिश तो आपको जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। इंग्लिश में आपकी एनसीईआरटी की 2 किताबें मेरे दोस्त, फ्लैमिंगो और विस्तास। इनके अंदर चैप्टर्स पोएम्स दी हुई हैं, आपको वो पढ़नी पड़ती है। जैसा कि आप शुरू से ही बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इंग्लिश में होता है स्टोरीज हैं, पोएम्स होती हैं, उनसे ही क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर ये सब पूछे जाते हैं, और यही जो तरीका बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर इधर राइटिंग सेक्शन है आपका, ग्रामर नहीं, राइटिंग सेक्शन है, जहां पर पैसेज आते हैं पेपर में, अनसीन पैसेज भी आते हैं पेपर के अंदर, उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। यही 9वीं 10वीं क्लास से भी चलता आ रहा है। नोटिस लिखना आ सकता है, आर्टिकल लिखना आ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, एप्लीकेशन राइटिंग आ सकती है, किसी भी टॉपिक के ऊपर कमेंट्री करनी आ सकती है। तो यहां पर थोड़ा रियलिस्टिक बातों को ध्यान में रखना होता है। और ये क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग? नोटिस तो चलो तुम्हें पता होगा क्लास 11th के अंदर, एडवर्टीजमेंट भी आ सकती है, नोट मेकिंग भी आ सकती है, वो सारी चीजें टीचर्स आपको सिखाते हैं कि नई नई चीजें हैं ये, और ये अपना ही अपने आप में एक कला है, ठीक है। हाँ जी, इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है भाई? इसके लिए तो टीचर का ही अपना खुद का कंटेंट बेस्ट है। जो टीचर बोलेगा वही आपको करना है। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, चाहे कहीं से भी पढ़ते हो, जो वो बोलता है वही करना है आपको, ठीक है, कितनी भी किताब भी हो जाए। अब मेरे दोस्त आपको एक बात बता दूं, जब तुम 12th क्लास में हो ना, आपको पता होना चाहिए जो तुम्हारा 80 नंबर का पेपर होगा, ये मेरा कंक्लूजन जो आपको ध्यान रखना है, जो 80 नंबर का पेपर होगा, हर एक पेपर में 20 नंबर के आपके एमसीक्यू आने वाले हैं। तो आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है ना, वो रट्टे वाला लेवल नहीं होता, वो ऐसा लेवल होता है कि जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हो। क्योंकि जो ये एमसीक्यू है ना, जरूरी नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ये घुमा फिरा के भी पूछ सकता है आपसे, राइट। हाँ, फिर उसके बाद हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके की मार्किंग स्कीम है, लेकिन शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अब शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन दोस्तों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मोर देन 50% यहां पर पूछे जा रहे हैं आपसे। तो यहां पर दोस्तों हर एक सब्जेक्ट के अंदर आजकल केस स्टडीज वाले क्वेश्चन घुस गए हैं। केस स्टडीज का मतलब होता है आपको एक पैराग्राफ पैसेज की तरह गिवन होता है, उसमें कोई स्टोरी गिवन होती है, उस स्टोरी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन का आंसर आपको स्टोरी में भी मिल जाता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा हो सकता है स्टोरी में ना मिले, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये लगाना बहुत जरूरी है। स्पेशली बिजनेस स्टडीज के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मैथ्स में भी आते हैं, ठीक है। आजकल दोस्तों इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन पेपर में आपको एक फोटो गिवन है, उस फोटो के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आजकल बहुत सारी वैरायटी घुस गई है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको भाई, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो एक बार जांच पड़ताल कर लेना कि वहां के बच्चों ने कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, वो टीचर कैसा पढ़ाते हैं, क्या इन सब चीजों को कवर करते हैं, वो अपने बैच के अंदर इन चीजों को ऑफर कर रहे हैं। दिस इज माई पर्सनल सजेशन। आप मुझे बताओ कि आपको क्लास 11th के अंदर सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा था, किस सब्जेक्ट के अंदर आपको स्ट्रगल करना पड़ा था, और क्या आप क्लास 12th के अंदर ये चाहते हो ना कि उस सब्जेक्ट को सबसे पहले पकड़ के मजबूत करूं, राइट। तो आप मुझे बताओ कि किस सब्जेक्ट की आपको सबसे पहले क्लासेस चाहिए परिश्रम बैच के अंदर, बस इतना कमेंट कर दो। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स। ये अप्लाइड का सिलेबस मैंने इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि अप्लाइड की तो किताब ही नहीं बनी है, लोग एमएल अग्रवाल या एमएल भार्गव से पढ़ते हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त जो है वो है आशीष भाटिया सर, वन एंड ओनली। उनकी क्लास में आओ, सब कुछ समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके रिपोर्टर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।